स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू या फिर किसी भी ऑनलाइन क्लास के थ्रू अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो वो क्लासिकल प्रेशर मीन्स क्लास में बैठते समय क्वेश्चन की जो प्रेशर होती है वो फील नहीं हो पाती है। सो नाउ इट्स योर ड्यूटी कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन दूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज कीजिए और उससे अपने तरफ से अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर मैं तो हर एक क्वेश्चन को डील कर ही रहा हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से अटेम्प्ट जरूर मारें। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ने अपने क्लास 10th के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्रिस्टल क्लियर करना हमारी एकेडमी को ज्वाइन करके चालू कर दिया होगा। इसी होप के साथ आपने इलेक्ट्रिसिटी की अब तक हमारी सारी वीडियोस देखी हुई हैं, सारे कॉन्सेप्ट, या फिर हमारी अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो कि ये सारे टॉपिक्स के जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हैं। तो जल्दी से मैं स्पेसिफिकली जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? तो किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन की जाती है और किसी दो पॉइंट के मीन्स यहाँ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो the work done in moving unit positive charge from infinity to any point in an electric field is defined as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों, अब कहने का मतलब है कि इंफिनिटी से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी प्लस या प्लस क्यू चार्ज को मैं इंफिनिटी से अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट लेट ए पॉइंट पर ला करके अगर रखता हूँ तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ता है उसको मैं क्या कहता हूँ बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता हूँ उस पॉइंट का। अब मेरे तरह अगर आप भी इंफिनिटिव पॉइंट से कंफ्यूज होंगे कि आखिर इंफिनिटिव से हम कैसे किसी पॉइंट को ला सकते हैं, तो मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो साइज में बहुत ही छोटा होता है और उसके लिए ऑलमोस्ट जो 1 मीटर की जो रेंज होती है वो बहुत दूर हो जाती है और वह क्या हो जाती है? इंफिनिटी हो जाती है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और ज़्यादा डेप्थ नॉलेज लेना है तो अब हमारे द्वारा अपलोडेड फर्स्ट जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस का वो जरूर देखिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा था। तो कभी भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है डिफरेंस वो दो पॉइंट के बीच में डिफाइन होता है और वो उन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल होता है बच्चों। और जो ये भी होता है कि किसी पॉइंट को मैं अगर ए पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बच्चों ध्यान दीजिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन करना रहता है वो डिवाइडेड बाय क्यू को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो यह फर्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। फिर हम सेकेंड लेक्चर में आते हैं तो उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों डिफिनेशन में फॉर्मूला बताया था। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कभी भी रेट आता है बच्चों यानी हम जिस चीज का रेट निकाल रहे हैं उसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यूनिट टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास उसका रेट दर आ जाता है। तो मैंने क्या दी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस यानी चार्ज का जो फ्लो का रेट है उसको हम करंट कहते हैं। तो सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, जो क्यू करंट चार्ज हमारे पास होता है, क्यू करंट चार्ज, उसमें हम जितने टाइम के लिए वो फ्लो किया है उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें आई यानी करंट मिल जाता है, जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी कहते हैं बच्चों।
ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। इसको आप कूलम्ब पर सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज इज कूलम्ब एंड टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने अपने कंप्लीट की फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर। मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मूलाज बताया है। अगर मैं पूरी एक्सप्लेन करने जाऊं तो फिर मेरी प्रीवियस लेक्चर्स वेस्ट और ये लेक्चर 1.5 घंटे की। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, बिना डाउट के न्यूमेरिकल मत बनाइएगा बच्चों, क्योंकि ये लेक्चर खास लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं। खास से मेरा मतलब है वो लोग जिनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्योंकि अगर जब तक घोड़ा चलाना सीखेंगे नहीं और घोड़े के ऊपर बैठेंगे तो हाथ मुंह तो टूटेगी ना बच्चों। सो फिर हम आते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ। सो माय थर्ड लेक्चर इज प्योरली बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो और ज्यादा। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो उसका स्टेटमेंट था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end। यानी सिंपली मैं अगर इसको मैथमेटिकली लिखूं बच्चों, दैट इज V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। ये हमारा क्या था बच्चों, दिस वाज आवर ओम्स लॉ बच्चों। ये आपको हमेशा स्टेटमेंट के साथ अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो वो बेसिकली लॉ क्या कह रहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V के बढ़ाने से I भी बढ़ेगी, V को घटाने से I भी घटेगी। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके हम इक्वल टू का जब साइन देते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों, एंड दैट इज R, वेयर R इज रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होती है बच्चों, इसकी डिफिनेशन के लिए आपको तो लेक्चर 3 देखनी होगी बच्चों, क्योंकि मैं ज्यादा इलैबोरेट करके यहाँ नहीं बता सकता। मैं यहाँ सिर्फ आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करा रहा हूँ। सो R इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हुज SI यूनिट बच्चों ओम होती है, और इसको हम ओमेगा के साइन से, दिस वन इज ओमेगा, इस साइन से डिनोट करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था कि जो रेसिस्टेंस है ये किस किस फैक्टर, किसी कंडक्टर के किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो हमने उस सीरीज में देखी थी कि R इज रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। R is inversely proportional to the area of the cross section। area of the cross section में तो बच्चों, अगर आपके पास कोई वायर है और उस वायर को आप बीच से काटते हैं तो उसकी जो मोटाई, स्पेसिफिकली ये जो मोटाई होती है, इसको हम एरिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मान करके जब कंबाइन करते हैं तो R is directly proportional to L/A। अगेन यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो इसको इक्वल टू को चेंज करके हम फिर एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, एंड दैट इज रो। अब देखिए बच्चों, ये रो क्या होता है, तो ये रो कहलाता है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट रेसिस्टिविटी गो to my third lecture of electricity, whose link is given in below description box। So resistivity क्या होती है बच्चों, R resistivity ये प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है। सो R इज इक्वल टू रो L/A। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रो की वैल्यू निकालूं तो दैट विल बी RA/L। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, भी इंपॉर्टेंट। Rho is equal to RL/A, where A is cross sectional area of wire, L is equal to length of wire, and R is equal to resistance of the wire, and Rho is the resistivity। Rho की जो SI यूनिट होती है बच्चों वो ओमेगा मीटर पर मीटर होती है, ओमेगा पर मीटर। अगर आपको इसे और डिटेल देना है कैसे ये आया, तो फिर मैं कहता हूँ बच्चों लेक्चर इसकी कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखिए, नहीं तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं लग पाएंगे। सो चलिए इन बेसिकली इस चार फॉर्मूला, दैट इज V इज इक्वल टू W/E, I इज इक्वल टू Q/T, V इज इक्वल टू IR, एंड रो इज इक्वल टू RA/L। इन पर हम क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, नाउ आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो हम डायरेक्टली जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी बच्चों ये हमें क्या दिया है, करंट, एंड दैट इज आई, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स क्या है बच्चों, टाइम। फाइंड द चार्ज दैट फ्लोज इन द फिलामेंट, यानी हमारे पास क्या हमें फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, यानी क्यू। तो बेसिकली देखिए बच्चों, हमें आई मालूम है, हमें टी मालूम है, ओके, और हमें क्यू फाइंड आउट करना है। तो अब आपको सोचना है कि इससे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूला आप जानते हैं। तो अभी मैंने बताया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आपको आई गिवन है, टी गिवन है, आपको क्यू निकालना है। तो बेसिकली क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा बच्चों, यानी आई और टी को मल्टीप्लाई करके आप टी निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 10 मिनट्स दिया हुआ है बच्चों, जबकि जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो सेकेंड्स का होता है। सो आप इस मिनट को सेकेंड में यानी मल्टीप्लाइड बाई 60 करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी मींस बच्चों, पीडी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। मींस बच्चों, आपने एक बैटरी देखा होगा तो उसके तरफ एक प्लस और एक तरफ नेगेटिव साइन होता है, तो इसी को हम टर्मिनल कहते हैं ऑफ अ बैटरी। इफ 100 जूल्स ऑफ वर्क, क्या बच्चों, इफ 100 जूल्स ऑफ वर्क मींस हमें वर्क डन दिया है, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि एक बैटरी है जिसकी टू टर्मिनल्स है, किसी टर्मिनल मींस साइड है, और 20 कूलम आप कूलम जानते हैं बच्चों किस चीज का साइड ऐसा यूनिट होता है, क्यू, यानी मींस बेसिकली ये हमें क्यू दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि 20 कूलम ऑफ चार्ज को एक टर्मिनल से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने में, मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचाने को हमें 100 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया कि V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई क्यू। हमें W गिवन है, हमें Q गिवन है, हम फाइनली W बाई क्यू से हम निकाल सकते हैं बच्चों क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस। आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन CBSE 2011 एंड ये क्वेश्चन CBSE 2009 का क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपको सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो बच्चों कितने आसानी से 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स की ये क्वेश्चन है। आगे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम ऑफ चार्ज बना सकते हैं। इनफैक्ट बच्चों, मैं ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन मैं इसको फिर से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम एक साथ इकट्ठा करेंगे कि उस पे 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा। तो आप जानते हैं बच्चों कि 1 इलेक्ट्रॉन हैज कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है बच्चों, यानी इतना कूलम ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रॉन्स में होता है। तो हमें निकालना है क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स में होता है बच्चों। तो हम 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कर देंगे बच्चों, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। और उस नंबर लाने के लिए अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आप जानते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन रहता है तो न्यूमरेटर में जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है पावर का, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6। ओके बच्चों, मैं इसको यहाँ पर और सिंप्लीफाई करूँ तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैं इसको एक इससे 10 ले लूं तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 19 है तो ये 18 हो जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। देखिए आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वोल्टेज। आपके पास 3 ऑप्शन, इनफैक्ट इसमें 4 ऑप्शन है, मैंने 3 ही लिखा है, 3 ऑप्शंस है और आपको बताना है कि इसमें से वोल्टेज का एक्सप्रेशन कौन सा है।
तो आप देख रहे हैं वर्क डन यहाँ भी है, वर्क डन यहाँ भी है, वर्क डन यहाँ भी है। या फिर वो छोड़िए, आप बेसिकली वोल्टेज यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आप लोगों ने क्या पढ़ा है W/Q, यानी वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों, तो उसको हम वोल्टेज कहते हैं। अब इस वोल्टेज को हमें वर्क डन करंट और टाइम, वर्क डन चार्ज, तो बेसिकली ये तो होगा नहीं, वर्क डन इन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज तो होता नहीं है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब हमें करंट और टाइम के बीच में लाना है, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास तो चार्ज के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है, तो आप ये फॉर्मूला भी जानते हैं कि I इज इक्वल टू Q/T, कहीं आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिखता हूँ I इज इक्वल टू Q/T, एंड फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू IT, तो यानी आप यहाँ पर Q के जगह V इज इक्वल टू W/Q के जगह W/IT भी लिख सकते हैं, where I is current and T is time. So the correct option will be work done divided by current into time. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम ऊपर चला गया है, सो ये भी गलत है। The correct option is A, ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी क्या है, आपके NCERT का ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कर रहा है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट ऑफ 1 एम्पियर यानी हमें I दी हुई है, इज ड्रॉन मीन्स लिया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है बाय फिलामेंट, सॉरी बच्चों, बाय फिलामेंट ऑफ बल्ब। एक बल्ब की फिलामेंट है, वो 1 एम्पियर ऑफ करंट कंज्यूम कर रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड वुड बी रफली, मीन्स देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बल्ब का फिलामेंट है, उससे 1 एम्पियर ऑफ करंट पास कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो 16 सेकेंड में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो उस फिलामेंट से पास हो रहे हैं। बेसिकली हमें क्या क्या डाटा दिया है, तो हमें I इज इक्वल टू 1 एम्पियर दी हुई है बच्चों, T इज इक्वल टू 16 सेकेंड दी हुई है बच्चों, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफ E निकालना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं दैट I इज इक्वल टू Q/T, ओके बच्चों। तो हमें 1 एम्पियर ऑफ करंट दी हुई है, 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो मैंने आपको 1 एम्पियर ऑफ करंट की डिफिनेशन बताई हुई है करंट वाले लेक्चर में, कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज passes in 1 second means 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. Got it बच्चों? 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 ampere second is equal to 1 coulomb. And basically what is ampere? तो ampere is coulomb per second into second is equal to 1 coulomb. सेकेंड कट गया बच्चों, ठीक है, 1 मिनट बच्चों, यहाँ कुछ मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो यानी 1 एम्पियर सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। और हमारे पास टाइम कितना दी हुई है बच्चों, 60 सेकेंड्स, यानी अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम जा रहा है बच्चों, तो 16 सेकेंड में कितना जाएगा, 16 कूलम। देखिएगा बच्चों 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब हुआ कि वह 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज कंज्यूम कर रहा है। तो हमारे पास जो गिवन टाइम है वो 16 सेकेंड है, तो 16 सेकेंड में वो 16 कूलम ऑफ चार्ज कंज्यूम करेगा, ओके। तो हमारे पास टोटल चार्ज हो गई 16 कूलम, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज होती है। तो हम टोटल चार्ज में से 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमें दी हुई है 1 एम्पियर ऑफ करंट, और 1 एम्पियर ऑफ करंट का डिफिनेशन होता है कि अगर 1 सेकेंड ऑफ टाइम में 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव करे तो हम इसे 1 एम्पियर करंट कहते हैं।
हैं, ठीक है बच्चों। तो 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज यानी मूव कर रहा है, तो 1 एम्पियर करंट है, लेकिन हमारे पास 16 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड में 1 कूलम, सो 16 सेकेंड में 16 कूलम, यानी हमारे पास 16 कूलम ऑफ चार्ज उतने देर में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन हमसे चार्ज नहीं, हमसे टोटल चार्ज नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हम कर देंगे बच्चों, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। और आपके क्वेश्चन के वुड बी रफली, तो ये 10 टू द पावर 20 ऑर्डर का आता है बच्चों, ओके। ये आपके एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ मच करंट यानी हमें आई निकालना है, डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। अब देखिए बच्चों 220 वोल्ट लाइन दी हुई है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट लिख के क्वेश्चन में नहीं आएगा। 220 वोल्ट आप भी देखते ही पहचान जाइए कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी हुआ है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का ऐसा यूनिट भी होता है, तो ये जरूर पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 50 ओम, यानी आपको R मालूम है, आपको V मालूम है, आपको सिंपली I निकाल देना है। तो बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR, इट इंप्लाइज I इज इक्वल टू V बाई R, यानी पोटेंशियल डिफरेंस में आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करके अपना जो करंट है वो निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है when a 12 volt of battery, 12 volt means सिंपली ये हमें V दिया हुआ है बच्चों, V का वैल्यू है, is connected across a unknown resistor, unknown resistor मीन्स उसकी रेसिस्टेंस मालूम नहीं है, जिस बैटरी के साइड में लगा है ये 12 वोल्ट का बैटरी, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। मीन्स फिर आप डाटा देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले दिया है 12 वोल्ट यानी V इज इक्वल टू 12 वोल्ट दी हुई है, and connected there is a current of 2.5 milliampere, means I is equal to 2.5 milliampere। इसे एम्पियर में चेंज करने के लिए हम 2.5 में 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये माइक्रो रहता बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगर हमें मिली से एम्पियर में चेंज करना है तो 10 टू द पावर -3, एंड अगर माइक्रो एम्पियर से एम्पियर में चेंज करना है तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, और वही रिवर्स होगा तो डिवाइड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मींस हमें R निकालना है। सो फिर ओम्स लॉ से हमें V मालूम है, I मालूम है, R हम निकाल लेंगे कैसे बच्चों, कि R इज इक्वल टू V बाई I फॉर्मूला से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक डिफाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल सर्किट किसको कहते हैं बता दिया है कि अ कंप्लीट कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होनी चाहिए, फिर से उसमें एक बैटरी होनी चाहिए, वायर होनी चाहिए, रेसिस्टर होनी चाहिए, और एक स्विच होनी चाहिए दोनों टर्मिनल्स ऑफ बैटरी के बीच में। तो ये आप डिफाइन कर देंगे बच्चों, मैंने आपको बता दिया है। और फिर एक दिया है ओपन एंड क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट किसको कहते हैं, द सर्किट इन विच द स्विच ऑफ द सर्किट इन व्हिच स्विच इज नॉट क्लोज, मींस जिसकी स्विच ओपन हो एंड देयर इज नो करंट इन द सर्किट, उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। एंड क्लोज सर्किट इज व्हिच स्विच इज ऑन एंड देयर इज करंट इन दी सर्किट। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, आपकी प्रीवियस ईयर में से है, तो इसका भी आप ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ वायर, यूनिट लेंथ वायर कर रहा है बच्चों, यूनिट मींस 1, यानी जो लेंथ ऑफ द वायर है वो हो गई 1 मीटर, यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। अगर कोई भी यूनिट नहीं दी हुई है, यूनिट लेंथ मींस 1 मीटर नहीं होगा बच्चों। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ यूनिट लेंथ वायर इज 26 ओम, यानी हमें यहाँ रेजिस्टेंस दी हुई है कि R इज इक्वल टू 26 ओम। ओके स्टूडेंट्स, एट 20 डिग्री सेल्सियस मींस फिक्स टेम्परेचर पे मैंने आपको बताया है
कि टेम्परेचर के वेरी करने से कैसे रेजिस्टेंस वेरी होती है, एंड इट्स रेडियस इज 1.5 mm। अगेन बच्चों r इज स्मॉल r रेडियस 1.5 mm। फिर हम mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ मीटर। फाइंड इट्स रेसिस्टिविटी, यानी हमसे रो पूछ रहा है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है बच्चों, रो इज इक्वल टू RA/L। ओके, एरिया कैसे निकालेंगे बेसिकली, तो जो वायर होती है उससे हम स्फेरिकल यानी सर्कुलर मानेंगे, तो उसकी जो एरिया हो जाएगी वो πr² हो जाएगी बच्चों। तो हम लिख देंगे R इज रेजिस्टेंस यानी 26 इंटू एरिया को हम πr², एरिया को हम πr², कंफ्यूज मत होइए बच्चों, πr so pi which is 22/7 and r square means 1.5 into 10⁻³ की स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय लेंथ विच इज 1 मीटर। और इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी जगह 22/7 रखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, वीडियो लंबी होगी, आप खुद से कर लेंगे। आपके पास तो कैलकुलेटर भी होगी, लेकिन कैलकुलेटर का यूज ना करें और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ला लेंगे। नाउ मूव्स टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ लेना ही नहीं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मजे के साथ। कि a piece of wire of uniform cross sectional area is redrawn by pulling it till its length is double। देखिए बेसिकली क्या कर रहा है, एक वायर है कोई, ठीक, उसकी जो एरिया है वो यूनिफॉर्म है, यानी सब जगह उसकी जो एरिया है वो सेम है। उसको दोबारा से मीन्स पिघला करके दोबारा से उसको फॉर्म किया जा रहा है। मेटल को आप जानते हैं, मेटल को हम उसको हीट करके पिघला सकते हैं और फिर नए वायर बना सकते हैं। तो एक किसी डिफिनिट लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर को पिघलाया गया है और फिर उसकी एक दूसरी नई वायर बनाई गई है और तब तक उसको खींचा गया है, यानी उसकी लेंथ बढ़ाई गई है जब तक उसकी लेंथ पहले वाली से डबल नहीं हो जा रही है। यानी मैं अगर मान लूं कि लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर अगर L है और एरिया A है, ठीक है बच्चों, एरिया A है और लेंथ L है, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर एंड लेंथ ऑफ सेकेंड वायर क्या हो जा रही है बच्चों, इसकी लेंथ से ट्वाइस डबल हो जा रही है, तो ये हो जाएगा 2L। एरिया कांस्टेंट बच्चों, एरिया के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो क्या कर रहा है, टिल इट्स लेंथ इज डबल, जब तक उसकी लेंथ डबल नहीं हो जा रही है तब तक उसको फैलाई गई है। कंपेयर न्यू रेसिस्टेंस विथ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, कंपेयर न्यू रेसिस्टेंस यानी जो अब रेसिस्टेंस बन रहा है इसको हम R2 कह देते हैं और इसके रेसिस्टेंस को R1 कह देते हैं। कंपेयर न्यू रेसिस्टेंस विथ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो पहले ये तो आप जानिए बच्चों कि मटेरियल सेम है तो उसकी रो की वैल्यू, उसकी रो की रेसिस्टिविटी की वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ वायर है तो उनकी रो जो होगी वो कांस्टेंट होगी। और हम फॉर्मूला जानते हैं R इज इक्वल टू रो L/A, R इज इक्वल टू रो L/A। अगर रो निकालना होता है तो RA/L एंड R निकालना हो तो रो L/A। तो जो R1 होगा बच्चों वो तो सिंपली रो L/A हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे रो और रो तो वो तो फॉर्मूला से हो गया और R मैंने उसकी लेंथ L मानी है और एरिया A हो गई। और अब जो R2 है उसकी भी तो रो वही होगी क्योंकि सेम मटेरियल है, और जो रेसिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ और एरिया पर नहीं, लेंथ और एरिया पे तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। और जो लेंथ है उसकी लेंथ हो गई है 2L एंड जो एरिया है बच्चों और जो एरिया है वो एरिया तो एक कांस्टेंट ही है बच्चों। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब अगर हम
R2 by R1 कह रहा है कंपेयर न्यू रेसिस्टेंस विथ ओरिजिनल वैल्यू। तो R2 by R1 करेंगे बच्चों, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा रो 2L by A डिवाइडेड बाई रो L by A। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, रो एल कैंसिल, ए कैंसिल, यानी 2, यानी जो रेसिस्टेंस 1/2 का रेशियो है वो 2 हो जाएगा। मीन्स R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1 आंसर हो जाएगा बच्चों। और हम जानते भी हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो रेसिस्टेंस भी तो डबल होगी ही बच्चों। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए बेसिकली मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या कर रहा है कि नाइक्रोम वायर, एक नाइक्रोम की वायर बच्चों जिसकी रेसिस्टेंस 5 ओम है, रेसिस्टेंस इज 5 ओम। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द अदर नाइक्रोम वायर whose length is 4 times and area is 3 times of the first one। मतलब हमारे पास एक x लेंथ मींस L लेंथ और A एरिया की नाइक्रोम की वायर है जिसकी जो रेसिस्टेंस है वो 5 ओम है बच्चों, ठीक है। और अब कह रहा है अगर हम दूसरे नाइक्रोम के वायर को लाते हैं जिसका लेंथ पहले वाले से 4 गुना और जिसकी एरिया पहले वाली से 3 गुना है, तो उसका रेसिस्टेंस बताइए। तो सिंपली बच्चों मैं पहले फॉर फर्स्ट वायर, पहले वाले वायर के लिए लिख सकता हूं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A। मैंने उसे मान लिया कि उसकी लेंथ L और एरिया A है, ठीक है बच्चों। और जो सेकेंड वायर हो जाएगा, सेकेंड वायर उसके लिए जो रेसिस्टेंस R1 R2 मैं कर दूं, तो जो सेकेंड है तो दोनों तो नाइक्रोम की वायर है तो रेसिस्टिविटी तो दोनों की सेम होगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो यहाँ भी रो और लेंथ देखिएगा, लेंथ इज 4 टाइम्स, यानी पहले की लेंथ L है तो उससे 4 गुना 4L हो जाएगी बच्चों, 4L एंड डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन, यानी एरिया पहले जितनी थी उससे 3 गुना, तो एरिया हो गई 3A बच्चों, ठीक है बच्चों। और आप देख रहे हैं जो फर्स्ट है वो फर्स्ट वायर की जो रेसिस्टेंस है वो आपको 5 ओम दी हुई है, यानी रो L बाई A की वैल्यू 5 दी हुई है बच्चों। और अब हमें रो 4L बाई 3A की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं रो L बाई A इंटू 4/3 लिख सकता हूं बच्चों, 4L एंड 3A। और इसकी तो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है बच्चों, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ओम उतनी ओम आंसर आ जाएगी। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन समझे होंगे, अच्छे से पॉज लगा करके पहले खुद से ट्राई किए होंगे। सो इसी तरह पढ़ते रहिए बच्चों, क्वेश्चन लगाते रहिए। कोई भी डाउट हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और प्लीज शेयर माय चैनल टू ऑल द नीडी पर्सन, जिससे जो इसकी जरूरत हो, जिसको अभी पढ़ने की जरूरत हो, उस तक ये मटेरियल पहुंच सके। सो थैंक यू ऑल दी वेरी।